10वीं की विज्ञान का अपना अध्याय 8 चल रहा था, जिसमें हमने आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन समझाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना जो आज का क्वेश्चन नंबर 9वां है कि स्वपरागण व परपरागण में कोई 5 अंतर लिखिए। स्व मतलब स्वयं के द्वारा परागण, और पर मतलब बाहरी माध्यम के द्वारा परागण, मतलब बाहरी तौर पर परागण। तो स्वपरागण जो होता है, इसमें कोई भी एक पौधे के पुष्प के परागकण, किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वहां पर क्या होता है? स्वपरागण। जो पहला अंतर है अपना, वो परिभाषा है स्वपरागण की कि किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक है। परपरागण है कि किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प की प्रजाति पर वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। जो स्वपरागण है मतलब स्वयं के द्वारा परागण, तो स्वपरागण में किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। लेकिन परपरागण जो है कि किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वहां पे होता है परपरागण। आया समझ में परिभाषा? इसके बाद है अपना दूसरा अंतर कि जो स्वपरागण है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि माध्यम मतलब होता है जैसे पशु पक्षी और हवा और जल, ये सब क्या है? माध्यम है, तो इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो परपरागण है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जल, वायु, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सब की क्या होती है? आवश्यकता होती है परपरागण कराने के लिए। इतना हो गया। इसके बाद तीसरा है कि जो स्वपरागण के पुष्प होते हैं ये रंगीन व गंधहीन होते हैं, मतलब रंगहीन व गंधहीन होते हैं। इनके पुष्पों में रंग नहीं पाए जाते हैं और गंध भी नहीं आती। गंध मतलब इससे खुशबू नहीं आती है। ठीक है, तो ये रंगहीन व गंधहीन होते हैं इसके पुष्प। इसमें लिखेंगे तीसरा कि इसके पुष्प रंगीन व गंध युक्त होते हैं, रंगीन व गंध युक्त होते हैं। तीसरा अंतर हो गया अपना। इसके बाद जो चौथा लिखेंगे कि चौथा स्वपरागण में इन पुष्पों से मकरंद नहीं निकलता, मतलब जो इनके पुष्प होते हैं, इन पौधों के पुष्प, उनसे मकरंद नहीं निकलता। जो पीला, आप लोगों ने गुड़हल का पुष्प देखा होगा तो उसमें जो पीला होता है, ऊपर पीले पीले कलर का छोटे छोटे कण होते हैं ना, उन्हें कहते हैं मकरंद। लेकिन स्वपरागण के पुष्प जो होते हैं उनमें मकरंद नहीं पाया जाता है, लेकिन परपरागण के पुष्पों में मकरंद पाया जाता है। 4 अंतर हो गए अपने कंप्लीट। इसके बाद जो 5वां अंतर है कि जो इससे बीज बनते हैं, जो स्वपरागण के पुष्पों से जो बीज बनते हैं ये शुद्ध प्रजाति के होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध प्रजाति के। लेकिन जो परपरागण से बीज बनते हैं ये संकर प्रजाति के होते हैं। संकर प्रजाति मतलब होता है 2 पुष्पों से मिलकर, मतलब एक के परागकण, एक पुष्प के, एक की वर्तिकाग्र, तो 2 प्रजातियों से मिलकर क्या बनता है? संकर प्रजाति बनती है। जिसे क्या कहते हैं? संकर प्रजाति के बीज प्राप्त होते हैं। 5वां अंतर कंप्लीट हो गया अपने। हमने आपको मौखिक समझाए हैं, आपको आए होंगे। अब हम आपको लिख के बता रहे हैं कि जो स्वपरागण है, सबसे पहले आप जब फेयर कंप्लीट करो तो उसमें सबसे पहले लिखना स्वपरागण व परपरागण में अंतर निम्न है। उसके बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे स्वपरागण, एक साइड लिखेंगे परपरागण। तो स्वपरागण में सबसे पहला अंतर लिखेंगे अपन परिभाषा। जब
एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इससे होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। इससे होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। ये परिभाषा हो गई स्वपरागण की। पर परागण में देखेंगे जब एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। परागण को परपरागण कहते हैं। ये परिभाषा होगी दोनों की, स्वपरागण व परपरागण। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे दूसरा अंतर कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखेंगे इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे स्वपरागण में कि जो इसके पुष्प रंगहीन व गंधहीन होते हैं। इसमें लिखेंगे परपरागण में तीसरा अंतर, इसके पुष्प रंगीन व गंध युक्त होते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर हो गया अपना। इसके बाद लिखेंगे चौथा अंतर स्वपरागण में, यह पौधे ऐसा लिखो, इन पौधों के पुष्पों में मकरंद नहीं होता है। मकरंद नहीं होता है। इसमें लिखेंगे इनमें मकरंद होता है। इनमें मकरंद होता है। चार अंतर अपने कंप्लीट हो गया। इसके बाद है अंतिम अंतर पांचवा कि इससे प्राप्त बीज, इन पौधों से प्राप्त बीज
प्राप्त बीज शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसमें लिखेंगे पर परागण में पांचवा कि इन पौधों से प्राप्त बीज, इन पौधों से प्राप्त बीज संकर बीज होते हैं, संकर बीज होते हैं। संकर बोलते हैं कई प्रजातियों को मिलकर बना हुआ, मतलब दो प्रजातियों को मिलकर बीज बने तो उसे संकर बीज कहते हैं। 5 अंतर कंप्लीट हो गए अपने। पहला अंतर हम फिर से आपको बोल के बता रहे, ध्यान से देखना। स्वपरागण में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इससे होने वाला परागण स्वपरागण कहलाता है। पर परागण में जब एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार के परागण को पर परागण कहते हैं। परिभाषा हो गई। दूसरा अंतर है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा है इसके पुष्प रंगहीन व गंधहीन होते हैं, पर परागण में इसके पुष्प रंगीन व गंधयुक्त होते हैं। चौथा लिखेंगे इन पौधों के पुष्पों में मकरंद नहीं होता है, इनमें मकरंद होता है। और अंतिम अपना अंतर है कि इन पौधों से प्राप्त बीज शुद्ध होते हैं, पर परागण में इन पौधों से प्राप्त बीज संकर बीज होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आया। इसके बाद हम आज का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां। जो हमने 9वां क्वेश्चन समझाया है यह बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10वां, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, के क्या लाभ हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्न लाभ हैं। तो जो लैंगिक जनन से सबसे पहला लिखेंगे, जो लैंगिक जनन से संतति प्राप्त होती है वो अपने जनकों से कैसी होती है, भिन्न होती है, ठीक है, अपने जनकों से अलग होती है, समान नहीं होती। कैसी होती है, मतलब कुछ लक्षण उसमें अलग से आ जाते हैं। ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा है कि लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का विकास करते हैं, विकास को प्रेरित करते हैं। इतना हो गया। इसके बाद हम आपको लिख के बता रहे हैं, पहला है लैंगिक जनन से जनन पद्धति में विविधता आती है। लैंगिक जनन से जनन पद्धति में विविधता आती है, मतलब जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनकों से कैसी होती है, विविध, मतलब भिन्न प्रकार की होती है, अलग प्रकार की होती है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन से नए युग्मक बनते हैं, लैंगिक जनन से नए युग्मक बनते हैं जिससे
से आनुवांशिक जिससे आनुवांशिकता का विकास होता है। लैंगिक जनन से नए युग्मक बनते हैं जिससे आनुवांशिकता का विकास होता है। तीसरा लिखेंगे अपन, अंतिम लाभ कि नए जीवों के विकास के लिए लैंगिक जनन अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हैं 3 लाभ अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के। मतलब जो लैंगिक जनन के लाभ हैं कि लैंगिक जनन से जनन पद्धति में विविधता आती है। मतलब जो संतान उत्पन्न होती है वो माता पिता से कैसी होती है, भिन्न होती है। दूसरा है लैंगिक जनन से नए युग्मक बनते हैं जिससे आनुवांशिकता का विकास होता है। तीसरा है अंतिम कि नए जीवों के विकास के लिए लैंगिक जनन अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो लैंगिक जनन है यह विकास की क्या करता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लिए ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसके बाद तो आपको अगर ये वीडियो पूरा देखना है, अगर वीडियो पूरा देखोगे तो क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।